दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जीआरएफ में संकलित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में हमने खुद टाइप किया है। इसको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको हमने इस वीडियो में बताएंगे, तो आप इसको एक बार वीडियो को देख लीजिए, ये आपको समझ में जरूर आएगा। तो देखते हैं हम देवरानी जेठानी की कहानी, जो पंडित गौरी दत्त शर्मा द्वारा 1870 में लिखा गया है। ये अगर साल की दृष्टि से देखा जाए, ईयर की दृष्टि से देखा जाए, तो ये हिंदी का सबसे पहला उपन्यास माना जाता है और डॉक्टर गोपाल राय द्वारा भी ये हिंदी का जो है सबसे पहला उपन्यास माना जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर गोपाल राय किसे हिंदी का सबसे पहला उपन्यास मानते हैं, तो वो देवरानी जेठानी की कहानी को ही मानते हैं, जो किसके द्वारा लिखा गया है, पंडित गौरी दत्त शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी की पहली उपन्यास मानते हैं, हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। ये इसमें कहानी हो गया है, टाइपिंग में कुछ दिक्कत हो गया है, उपन्यास मानते हैं। यह 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? ये 1870 में, इसको ध्यान रखना है कब प्रकाशित हुआ था। इसका ईयर भी पूछ लिया जाता है कुछ कभी कभी पेपर में। तो ये 1870 में मेरठ के एक लियो प्रेस से कब हुआ था? प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में आगे देखते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी जो है, यह उपन्यास 35 पृष्ठों में समाहित है। कितने पृष्ठों में समाहित है? ये 35 पृष्ठों में समाहित है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एक एक फैक्ट आपको याद करना है, इसमें सब इंपॉर्टेंट है। यह एक लघु काय उपन्यास है, यह एक लघु काय यानी छोटा उपन्यास है। देवरानी जेठानी जो है ये कैसा उपन्यास है? ये केवल 35 पृष्ठों में समाहित है और एक छोटा उपन्यास है, लघु काय उपन्यास है। और आगे देखते हैं, हिंदी के प्रथम मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है। यह क्या गिना जाता है? हिंदी के प्रथम मतभेद में, ये मतभेद है, हिंदी के जो प्रथम उपन्यास हैं ये मतभेद में गिना जाता है, जिसके लेखक गौरी दत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही उपन्यास के उद्देश्य और जरूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। यह उपन्यास क्या करता है? उस उपन्यास का मुख्य कारण क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, कारण नहीं उद्देश्य जो है, इसमें क्या है, एक अनपढ़ एवं पढ़ी लिखी जो महिला होती है, स्त्री होती है, उसके विचारों को इसमें स्त्रियों को दर्शाया गया है, विचारों को उनके दर्शाया गया है कि जो हमारे भारत में पढ़ी लिखी स्त्रियों को की जरूरत है। जो इसमें देवरानी रहती है वो पढ़ी लिखी रहती है और जो जेठानी रहती है वो अनपढ़ी रहती है। तो इसमें उसी का जो है, उसी के बारे में बताया गया है कि जो हमारे देश में पढ़ी लिखी स्त्रियों की बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो अनपढ़ रहती हैं वो झगड़ालू किस्म की होती हैं। जो जेठानी थी वो बहुत ही झगड़ालू किस्म की थी और वो भी बंटवारा करवाती है, घर में झगड़ा करती है, अपने सास ससुर की जो है वो ख्याल नहीं रखती है। तो कुछ झगड़ालू किस्म की थी। जो देवरानी थी वो पढ़ी लिखी थी, तो वो सही स्वभाव की थी। उसके बाद में हम बात करते हैं, यह उपन्यास का परम लक्ष्य ही है कि समाज के पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं। हाँ, इसमें पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं, यह उपन्यास यह दर्शाता है। तो आगे हम देखते हैं कि गौरी दत्त ने अपनी इस कृत में यह स्पष्ट किया है कि वे इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं और यह भी लिखते हैं कि मैं इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। स्त्री और पुरुष दोनों पढ़कर खुश होंगे और लाभ उठाएंगे। इसमें गौरी दत्त शर्मा जी खुद लिखे हैं कि जो यह उपन्यास मैं नए ढंग से लिख रहा हूँ। ये जो कहानी है, जो उपन्यास है, हम इसे नए ढंग से लिख रहे हैं। इसमें स्त्री और पुरुष जो पढ़ेंगे, इस उपन्यास को जो पढ़ेंगे, स्त्री पढ़े या पुरुष पढ़े,
ये दोनों ही खुश होंगे। इसमें बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। इसमें किसकी कथा प्रस्तुत की? इसमें एक बनिया परिवार के कथा को, उनके परिवार को लेकर इसे लिखा गया है। एक बनिया परिवार को लेकर इसे लिखा गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसके पात्र की बात कर लें। पात्र आपको देखना बहुत जरूरी है। पात्र आप देख लीजिए। इसके जो पुरुष पात्र थे, इसमें सबसे जो नायक है, इसका नायक कौन है? लाला सर्वसुख। इसका नायक कौन है? लाला सर्वसुख, जो मेरठ अग्रवाल बनिया, जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत और हाट हवेली खड़ी की थी। जो ये लाला सर्वसुख थे, ये अपने बल पर, जो मेरठ के बनिया थे, इन्होंने अपने बल पर धन दौलत जो था इनके पास, वो इनके बल पर ही था। ये इनको कहीं से मिला नहीं था, ना इनके पिताजी की भी कमाई नहीं थी। ये खुद अपने बल पर इनके जो धन दौलत, जो हाट हवेली बनवाए थे, वो अपने बल पर ही बनवाए थे। तो ये हो गए पुरुष पात्र के मुख्य नहीं, सॉरी, मुख्य पात्र में ये। उसके बाद में दौलत राम जो है, लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा था। जो लाला सर्वसुख है, लाला सर्वसुख जो है, इस किसका है? सॉरी, इसका नायक है। जो लाला सर्वसुख है, वो इस उपन्यास के नायक है। लाला सर्वसुख इस उपन्यास के नायक हैं। और दौलत राम जो है, लाला सर्वसुख का बड़े बेटे हैं, जो इनके व्यवसाय में मदद करते हैं। किसके व्यवसाय में? लाला सर्वसुख के व्यवसाय में जो दौलत राम है, वो मदद करते हैं। और जो छोटे लाल हैं, देख लीजिए, छोटे लाल हैं, लाला सर्वसुख का छोटा बेटा, जो रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। किसके दफ्तर में? रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। मुलिया और जो कन्हैया हैं, ये दौलत राम के पुत्र तथा पुत्री हैं। जो दौलत राम की पुत्री का क्या नाम था? मुलिया और कन्हैया। दौलत राम की पुत्री का क्या नाम? नन्हे और मोहन जो है छोटे लाल के बड़े और छोटे बेटे हैं। नन्हे बड़े बेटे हैं मोहन, और मोहन जो है वो छोटे बेटे हैं। किसके? छोटे लाल के। जो क्या है लाला, इसमें आप देख लीजिए, नहीं, जो लाला सर्वसुख हैं, उनके बड़े बेटे का नाम दौलत राम है, और उनके छोटे बेटे का नाम छोटे लाल है। और मुलिया और जो कन्हैया है, दौलत राम के पुत्र और पुत्री हैं। और नन्हे और मोहन जो हैं, वो छोटे लाल के बड़े और छोटे बेटे हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब स्त्री पात्र देख लीजिए। स्त्री पात्र जो ज्ञानो है, वो जेठानी, यानी दौलत राम की पत्नी और घर की जेठानी और बड़ी बहू, यह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो ज्ञानो है, जेठानी है, वो पढ़े लिखे नहीं है। जो जेठानी, जो दौलत राम की पत्नी है, वो घर की जेठानी है, और ये झगड़ालू प्रवृत्ति की है, झगड़ा बहुत करती हैं। और आनंदी है, जो वो छोटे लाल की पत्नी है, जो व्यवहार में कुशल और विवेकशील। स्त्री आनंदी देवरानी सुशिक्षित और गुणवान है। जो देवरानी है, वो विवेकशील, कुशल व्यवहार, यानी वो अच्छा व्यवहार करती हैं, और गुणवान है, जो अच्छा है, पढ़े लिखी हैं, इसलिए ये विवेकशील कुशल व्यवहार की हैं। उनको बात करने की तरीका भी है, अच्छे से किसी से भी बात करती हैं तो अच्छे से बात करती हैं। और जो देवरानी है, वो जो जेठानी है, ये झगड़ालू प्रवृत्ति की हैं। अगर किसी से बात भी करती हैं तो दूसरी टाइप की बात करती हैं, जो दूसरे आदमी को अच्छा ना लगे। और जो पार्वती हैं, वो सर्वसुख की बड़ी बेटी, इसकी शादी दिल्ली में हो गई। क्या है? जो सर्वसुख है कि जो बेटी का नाम है क्या है? पार्वती। सर्वसुख की छोटी बेटी का नाम है सुखदेवी। अब गौण पात्र में देख लीजिए। गौण पात्र कोई जरूरी नहीं, लेकिन देख लीजिए। शिवदयाल, बंसीधर, कबाड़ी, ज्ञानचंद, डूंगर, तहसीलदार, राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिला पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय, काबली, लाला दीनदयाल, किरपी, जो बाल विधवा हैं, लाला बुलाकी दास, मदरसे में नौकर हैं, झल्ला और मल, ये हैं गौण पात्र। उसके बाद में इसका कथा सार देख लीजिए। कथा सार आपको एक बार देख लीजिए तो आपको ये उपन्यास आपको समझ में आ जाएगा।
इसमें दो राय नहीं है कि यह उपन्यास केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया है। देख लीजिए आपको कि इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि जो इसमें नारी को केंद्र बनाया गया है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो नारी को केंद्र बनाकर अनपढ़ और पढ़ी लिखी स्त्रियों के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है कि पढ़ी लिखी नारियां कैसी होती हैं, स्त्रियां कैसी होती हैं, जो अनपढ़ होती हैं वो स्त्रियां कैसी होती हैं। लाला सर्वसुख के बड़े और छोटे, हाँ, बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी बहु ज्ञानो और छोटे लाल की पत्नी आनंदी है। छोटे लाल की बेटी पत्नी का नाम आनंदी है, दौलत राम के पत्नी का नाम क्या है, ज्ञानो है, जो जेठानी है, और जो आनंदी है वो देवरानी है। अर्थात जेठानी बे अनपढ़ी स्त्री है। यह तकनीक भी व्यवहार कुशल नहीं है। सास ससुर और देवरानी सबसे उसकी खटपट लगी रहती है। सास ससुर जो है, जो देवरानी है, सभी से जो घर में परिवार रहते हैं सबसे इनकी खटापट लगी रहती है, झगड़ा होता रहता है। उसके बाद में ये छोटी बहू अर्थात देवरानी पढ़ी लिखी और समझदार है। उसका व्यवहार कुशलता से लाला सर्व सुख और उसकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट है। जो देवरानी थी आनंदी, उससे पूरा परिवार सुख था, क्योंकि वो अच्छी स्वभाव की स्त्री हैं, इसलिए वो सभी लोग जो हैं उससे संतुष्ट होते रहते थे। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कृतियां, ब्रह्मांडरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर करारी चोट करता है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्चा, झाड़ फूंक आदि पर चर्चा हुई है। इस पर किस पर चर्चा हुई है? ये आभूषण प्रियता, जो स्त्री होती है इनको आभूषण बहुत प्रिय होता है, इस पर भी चर्चा किया गया है। विवाह में जो फिजूल खर्चा होता है, बहुत, आप शादी में देखिए फिजूल खर्चे बहुत कर रहे हैं आपके लोग, दिखावे में जो फिजूल खर्चा कर रहा है उस पर भी व्यंग्य किया गया है इस उपन्यास में। झाड़ फूंक आदि की चर्चा की गई, जो झाड़ फूंक पर लोग ज्यादा विश्वास करें उस पर भी चर्चा किया गया है। अलगौज की समस्या भी इस उपन्यास का में चित्रित किया गया है। अलगौज मतलब होता है जो जेठानी होती है वो मतलब बांट लेती है छोटे भाई से, उसका भी इसमें चित्रित किया गया है। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, इस पर भी उपन्यास किया गया है। जो लाला सर्वसुख जो नायक है इस उपन्यास के, उनकी क्या गत होती है, वो जो वृद्ध हो जाते हैं, उस उपन्यास, हाँ, इस उपन्यास में उसका भी मतलब चर्चा किया गया है। उपन्यास इस पर हल्की सी रोशनी डालता है। उपन्यास इस पर किस पर, वृद्ध की स्थिति क्या होती है, इस पर भी चर्चा डालता है। हिंदी के इसे प्रथम हिंदी के इस प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की कुछ खास बात यह है, खास बात देख लीजिए इसकी, कि इसमें लोक जीवन के चटक रंगों का सुंदर प्रयोग किया गया है। जिसका चटक रंगों का सुंदर प्रयोग किया गया है। उपन्यास के अंत बंटवारे से होता है। किसके से होता है? जो उपन्यास का अंत होता है वो बंटवारे के साथ होता है, जहां बड़े बेटे के हिस्से में दुकान, किसके हिस्से में? बड़े बेटे जो दौलत राम थे उनके हिस्से में दुकान आती है, जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। क्या आता है? मकान आता है। छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है और बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में क्या आता है? दुकान आती है। दौलत राम मकान भी आधा हिस्सा ले लेता है। जो दौलत राम होता है वो अपनी पत्नी की यानी ज्ञानो जो अनपढ़ी थी उनके कहने पर झगड़ा करके कुछ भी करके दौलत राम जो है मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है, दुकान भी ले लेता है और मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है। मकान से जाते वक्त बड़ी बहू खिड़की और दरवाजे और चौखट भी ले जाती है। जो उनमें चौखट, दरवाजे और जो पल्ला लगा रहता है उसको भी जो जाते समय जो जेठानी थी उसको लेके चली जाती है। उसके बाद में हम इसमें विशेष में कुछ देख लेते हैं। विशेष में बहुत जरूरी है आपको देना। यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। क्या है? यह जो उपन्यास है ये समाधान के साथ, ये समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। इसमें अगर समस्या है इस चीज का तो इसमें समाधान भी दिया गया है। आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उदाहरण के लिए झाड़ फूंक की जगह डॉक्टर को दिखाना, वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना,
उसके बाद में आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं। ये आनंदी के पिताजी कहते हैं कि जो ज्ञानवान लड़कियां होती हैं वो घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती रहती हैं। उसके बाद में इसमें पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। इसमें जो पुनर्विवाह होता है उसका भी समर्थन किया गया है। लोक मुहावरों का यथास्थान उचित प्रयोग किया गया है। उसके बाद में प्रमुख उदाहरण देख लीजिए। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते। चेचक जो होता है, जो सब लोग कहते हैं, हाँ देहात में कहते हैं कि जो माता जी की छाया है उसे चेचक कहते हैं। तो शीतला माँ के जो नाराज हो जाने से लोग इतना डरते हैं कि जो बच्चों को होता है वो उसकी टीका तक नहीं लगवाते हैं, सुई तक नहीं लगवाते हैं। तो यही है इस उपन्यास में। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था, उसी की कहानी इसमें दिया गया। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसको एक बार नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आएगा। इसमें इतना आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आपको कोई जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। तो फिर दूसरा उपन्यास हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में।